So guys, I have shifted to the mountains. कुछ टाइम पहले पहाड़ों में जाना बहुत इजी था। आपके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपये होते थे, आपको बस रात की बस लेनी होती थी और आप अगले दिन पहाड़ों पे पहुंच जाते थे। बट अब ऐसा नहीं रहा है। मैंने यहाँ पहुँचने के लिए, मैं भी मनाली में हूँ, तो यहाँ पहुँचने के लिए मैंने 13,000 रुपये खर्च किए हैं। कैसे क्या वो मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि मैं यहाँ शिफ्ट क्यों हुई हूँ, मेरा क्या रीज़न था हिमाचल शिफ्ट होने का, मेरा दिल्ली से हिमाचल तक का सफ़र कैसा था, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, और एंड में तीसरा पार्ट विल भी मेरे एक्सपीरियंसेस, कुछ टेक अवेज, कुछ सजेशंस आप लोगों के लिए। जब मैं आई थी तो मौसम एकदम साफ था, अब बारिश होना स्टार्ट हो गई है। तो ये प्रॉपर्टी मेरे फ्रेंड साहिल की है और इसका नाम है मिड ऑर्चिड कॉटेज, और यहाँ पे मैंने एक रूम रेंट पे लिया है, परमानेंटली शिफ्ट कर लिया अपना बेस यहाँ पे दिल्ली से। मेरा भाई भी आया हुआ है यहाँ पे, वो थोड़ा कैमरा शाय है तो कैमरा के आगे नहीं आएगा। वो यहाँ से वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, आरबीएस में काम करता है, तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन सब है। हमने अपना कबर्ड ऐसे ऑर्गेनाइज कर लिया है। मैं आप लोगों को साहिल से भी मिलाना चाहूंगी जो इस प्रॉपर्टी के ओनर है, और उनसे पूछते हैं कि लॉकडाउन ने कैसे इम्पैक्ट किया है उनकी इंडस्ट्री को, उनके बिजनेस को, टूरिज्म इन जनरल। 9 मार्च जो हमारा होली में पूरा ग्रुप था, जिसमें 2 रूम कैंसिल हुए जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, तो हम वहां से शुरू हो गए थे। और अभी भी देख रहे हैं तुम कि ये पहली इंडस्ट्री थी टूरिज्म जो हिट हुई थी, और लास्ट है जो अभी भी रिकवर नहीं हुई है। 12-15 हजार रुपए बिजली का बिल पे कर चुके हैं, ईएमआई भी पे करना है, इसका मुझे इंटरेस्ट भी पे करना है। इंटरेस्ट क्योंकि वेव ऑफ तो हुआ नहीं, और आई हैव अ फैमिली टू फीड, सबसे बड़ी बात। तो आपका बेसिकली नेगेटिव में चला गया ना, बस एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट नेगेटिव। अब हम जो हमने इन्वेस्ट किया इस साल वो रिटर्न नहीं होगा। वो एक दुकानदार भी था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसकी ईएमआईज भी मॉरिटोरियम पे थी, पर वो रिकवर कर गया, वो काम वापस कर रहा है। हमारा सितंबर आ गया, 6 मंथ मॉरिटोरियम खत्म हो गया, पर अभी भी तुम मेरी पहली क्लाइंट हो। और दूसरा, मैं जिस गाँव से हूँ वो पैराग्लाइडिंग, सबकी हालत खराब है। कुछ थे जिनके पास 3-3, 4-4 गाड़ियां थी, वो 2 बेच चुके हैं। अब अच्छा, उनको बेच 2 चुके हैं। बेच चुके हैं, मैं मिला सकता हूँ। जब लॉकडाउन हुआ तो पैराग्लाइडिंग में 30-32 कंपनीज वर्किंग थी। बहुत लोग अभी ये कर रहे हैं कि जब वापस होगा तो शायद 20 ऑपरेशंस होंगी। अब आप खुद ही सोचिए, ऐसे कितने लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल हैं टूरिज्म सेक्टर में जिनकी 6 महीने से लाइफ में फुल स्टॉप लग चुका है। ट्रैक लीडर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, यहाँ पे जो बहुत सारे सोवेनियर्स लोग भेजते हैं, रोड साइड वेंडर्स, होटल ओनर्स, पैराग्लाइडर्स, राफ्टर्स। मैं इसी पर्पस से हिमाचल शिफ्ट हुई हूँ क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रैवल ब्लॉगिंग और मेरा ट्रैवल यूट्यूब पेज है, और इसी के साथ साथ आई रियली वांट टू सपोर्ट सम लोकल्स। अब कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो कि मेरा जर्नी मैं कैसे एंटर करी हूँ दिल्ली से हिमाचल तक, क्या प्रोसेस था, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए थे। तो मैंने अपना कोविड टेस्ट एसआरएल से करवाया था, और जो मैं आगे डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ उसके अकॉर्डिंग है। मैंने एसआरएल चूज़ इसलिए किया था क्योंकि उनकी रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाती है। यूजुअली मिनिमम 48 आवर्स लगते हैं लैब्स को रिजल्ट देने के लिए। एसआरएल का सबसे फास्टेस्ट था, इसीलिए मैंने एसआरएल चूज़ किया। तो आपको पहले चाहिए प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन के बिना एसआरएल टेस्ट नहीं करेगा, और इनफैक्ट जहाँ तक मुझे मालूम है कोई भी लैब्स टेस्ट नहीं करेगा विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो आपको पहले डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तब भी चाहिए, क्योंकि टेस्ट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन होगा नहीं। और बॉर्डर एंट्री के लिए आपको नंबर 2 इज़ कोविड रिपोर्ट चाहिए जो नेगेटिव होना चाहिए, और वो कोविड रिपोर्ट की वैलिडिटी सिर्फ 72 आवर्स तक रहती है। एज पर दी गवर्नमेंट वेबसाइट आपको 72 आवर्स के अंडर हिमाचल एंटर करना है। नंबर 3 आपको चाहिए ईपास। ईपास भरने के लिए भी आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको अपना व्हीकल नंबर देना पड़ेगा कि आप कौन से व्हीकल में आ रहे हो। तो मैं आई थी ड्राइवर के साथ क्योंकि मेरे को कार चलानी आती है नहीं। इसके साथ साथ आपको अपनी 5 डेज़ की बुकिंग शो करनी पड़ती है, पीडीएफ अपलोड करना पड़ता है अपनी 5 डेज़ की बुकिंग का, तो वो उसके थ्रू आपका ई पास जनरेट होगा। मैंने डी पैसेंजर इसीलिए ऑप्ट किया था क्योंकि उन लोगों को काफ़ी नॉलेज थी बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि ड्राइवर को ना ई पास चाहिए ना कोविड रिपोर्ट चाहिए। और यूजुअली जितने भी मैंने बाकी
कैब वालों को कॉल किया था, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, बट डी पैसेंजर को काफ़ी नॉलेज थी और उनका टोटल खर्चा 10,000 था और बाकी कैब्स का थोड़ा सा ज़्यादा था और मैं काफ़ी लगेज लेके जा सकती थी, डी पैसेंजर ने वो भी परमिशन दे दी थी। तो एसआरएल से मेरी रिपोर्ट 24 घंटे में आ गई थी, बट जो मेजर इशू हुआ था वो था ई पास आने में, जिसको आने में 40 घंटे लगे थे। तो मैंने टेस्ट करवाया था 14th को, 15th को मेरी रिज़ल्ट आ गई थी, 15th को मैंने ई पास के लिए अप्लाई कर दिया था और सोचा था कि 16th को आई लीव, कि अगले दिन आ जाना चाहिए 24 घंटे में ई पास, बट 17 तक नहीं आया था और मुझे लगा था मेरी 18th को रिपोर्ट एक्सपायर हो जाएगी कोविड की और मैं एंटर नहीं कर पाऊंगी हिमाचल। बट लकीली जो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मेरे को एक नंबर दिया जो ये पूरा ई पास का सिस्टम देखते हैं। मैंने उनको कॉल किया कि मेरी कोविड रिपोर्ट एक्सपायर हो जाएगी, तो प्लीज़ आप ई पास अप्रूव कर दीजिए, इशू कर दीजिए। तब जाके मेरा ई पास इशू हुआ था और मैं उसी रात निकल गई थी। अब मैं बताना चाहूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था दिल्ली से हिमाचल पहुँचने का। सच बताऊँ तो बहुत मुश्किल था, अगर मैं काइंड वर्ड्स में बोलूँ तो बहुत ही मुश्किल था और मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी इन सारी एक्सपीरियंसेस से जाओ, क्योंकि बहुत बुरा लगता है कि जब आपने 2400 रुपये ऑलरेडी कोविड रिपोर्ट के दिए होते हैं और उसके बाद 10,000 रुपये आप अलग से टैक्सी के दे रहे हो, तो बहुत बुरा लगता है। इसीलिए मैं ब्रेक डाउन करूँगी स्टेप बाय स्टेप कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था। तो दिल्ली से हिमाचल तक कोई भी चेक पोस्ट नहीं आया था बीच में, मुझे किसी ने नहीं रोका। हिमाचल आते ही हिमाचल बॉर्डर पे पहले मैं रुकी और वहाँ पे मैंने अपना कोविड टेस्ट दिखाया, अपने और अपने भाई का ई पास दिखाया, बुकिंग्स दिखाई, उन्होंने मेरा टेम्परेचर चेक किया और उन्होंने मुझे एक स्लिप दे दी जिसमें क्लियरली मेंशन था कि मेरा कोविड नेगेटिव रिपोर्ट वैलिड है। तो हमें लगा ओके सॉर्टेड। उसके बाद हम सेकंड चेक पोस्ट पे आए। सेकंड चेक पोस्ट आई थिंक मंडी की साइड था, जहाँ पे टूरिस्ट को थोड़ा बहुत गलत बोला, आने की क्या ज़रूरत थी और बहुत बार बहुत कुछ बोला, हमारे ड्राइवर को भी बहुत सुनाया। प्रॉब्लम आई थी थर्ड चेक पोस्ट पे। मैं पहुंच चुकी थी कुल्लू और मैं अपने कॉटेज से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर थी, तो कम से कम हमने 500 किलोमीटर कवर कर लिया है। हम बस पहुंचने वाले हैं, दोपहर के 3 बज रहे थे और हम कुल्लू के बॉर्डर पे कांस्टेबल्स के पास गए और उन्होंने हमारी रिपोर्ट्स रिजेक्ट कर दी। किस बेसिस पे रिजेक्ट करी वो मैं बताऊंगी। तो जहाँ तक मुझे समझ आया और मैंने जिनसे भी बात करी उन्हें समझ आया कि 72 आवर्स वैलिड होते हैं जब से आपकी रिपोर्ट इशू की जाती है। जब आपको रिपोर्ट मिलती है उसके बाद 72 आवर्स के अंडर आप हिमाचल आ सकते हो। बट उन्होंने कुल्लू बॉर्डर पे हमें बताया गया कि ऐसा नहीं है। जब आपने टेस्ट करवाया होता है, जिस दिन आपने टेस्ट करवाया होता है उसके बाद 72 आवर्स तक आपको आना होता है, जो मेरे हिसाब से जिसका सेंस नहीं बनता है, क्योंकि बहुत सारे लैब्स 48 आवर्स लेते हैं कोविड रिपोर्ट निकालने के लिए। तो कायदे से आपके पास सिर्फ 24 घंटे बचते हैं जिसमें आपको ई पास चाहिए होता है, जिसमें आपको पैकिंग करनी होती है, कैब बुक करनी होती है और हिमाचल आना होता है। ई पास आने में ही जब 40 घंटे लग रहे हैं तो कोई इंसान 72 आवर्स के अंडर टेस्ट करवा के कैसे आ सकता है, जब मिनिमम टाइम एवरेज पे 48 आवर्स होता है रिपोर्ट निकलने का। एसआरएल ने जल्दी दे दिया 24 घंटे में, बट अगर मैं डॉक्टर लाल पाथ लैब से करवाती जिनका मिनिमम टाइम 48 आवर्स है, तो मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं था हिमाचल पहुंचना। 13 घंटे का सफ़र किया, 10,000 रुपये लगाए, कोविड टेस्ट के मैंने और मेरे भाई ने मिलकर 5,000 रुपये दिए। कितना बुरा लगा था कि अब आप कह रहे हो कि हम वापस जाएं, जबकि आपकी वेबसाइट पे क्लियरली लिखा था कि इशू डेट से 72 आवर्स लागू होते हैं। दिल्ली के बाहर के लोग जो मान लो मुंबई से आ रहे हैं या बैंगलोर से आ रहे हैं, जो दूर से आ रहे हैं, वो तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है हिमाचल एंटर करना। तो
टूरिज़्म कैसे खुला है हिमाचल में, कैसे आ पाएंगे लोग, कैसे टूरिज़्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कर पाएंगे जब 72 आवर्स का क्राइटेरिया ऐसे मीट ही नहीं हो सकता है। तो मैं अभी अभी नीचे गई थी, कोई चेक करने आया था कि मैं यहाँ पे क्वारंटीन में हूँ या नहीं, मैं रूम में हूँ या नहीं। तो अगर आपको क्वारंटीन में रखा जाता है तो कोई ना कोई बीच में रैंडमली चेक कर सकता है आके कि आप हो या नहीं, और अगर आप नहीं हो तो शायद वो आपको वापस भेज दें। अब मैंने कैसे कन्विंस किया कि मैं यहाँ पे आ पाऊँ मिड ऑर्चिड। तो साहिल जो यहाँ के ओनर है और मैंने डिसाइड किया कि हम इनको बोलते हैं कि हम यहाँ क्वारंटीन कर लेंगे 14 डेज़ के लिए। इवन तो हमारे पास नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट थी, बट हमने बोला इट्स ओके। तो हमने अंडरटेकिंग दी, उनको रिटर्न में दिया कि साहिल का फ़ोन नंबर दिया, साहिल ने कॉल पे बोला कि मुझे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे क्वारंटीन ये लोग कर सकते हैं। 3 घंटे के बाद हम वहाँ से करीब 6 साढ़े 6 निकले, उनको समझा के बहुत सारे कॉल्स मिलाए, बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट की, उसके बाद हमें यहाँ आने दिया और इसीलिए मैं अभी यहाँ 14 डेज़ क्वारंटीन में हूँ। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि या तो ई-पास जल्दी से जल्दी निकले, 3 या 4 घंटे में मैक्सिमम, इतना टाइम ना लगाया जाए, 40 घंटे ना लगाए जाए ई-पास देने के लिए। अगर संडे ऑफिस बंद है तो ये मेंशन्ड होना चाहिए वेबसाइट पे कि संडे को इशू नहीं होगा ई-पास। दूसरी चीज़ ये है, तो आप हमें बताइए कि अगर टेस्टिंग के बाद वाले 72 आवर्स वैलिड हैं तो दिल्ली के बाहर के लोग जो दिल्ली से दूर रहते हैं वो कैसे आएंगे। तीसरी चीज़ ये है, अगर मेरी रिपोर्ट्स एक्सपायर्ड थी तो मुझे हिमाचल बॉर्डर में क्यों घुसने दिया, मुझे वहाँ पे परमिशन क्यों दी और मुझे कुल्लू वालों ने क्यों मना कर दिया। इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी क्यों है 2 चेक पोस्ट पे। अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हैं, मैं इनका लिंक मिड ऑर्चिड का नीचे दे रही हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉस्ट के बारे में पूछिए और यहाँ से इतना अमेजिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी अगर आपको मुझसे कुछ क्वेश्चंस हैं नीचे कमेंट्स में पूछिए। आई होप आपका एक्सपीरियंस मुझसे बेटर रहे एंड आई होप ये वन ऑफ द केसेस था जो मेरे साथ हुआ, आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आप स्मूथली हिमाचल आ गए हैं या उत्तराखंड आ गए हैं तो मुझे बताइएगा। बाकी शेयर दिस विद पीपल जो प्लान कर रहे हैं हिमाचल आने का। लाइक एंड कॉमेंट क्योंकि एल्गोरिथम में बहुत हेल्प करता है एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।